उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा का दौरा किया। उन्होंने शहर को 635 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने राजा मंडी के दरियानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम जीआईसी मैदान पहुंचे। 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सीएम ने 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। जीआईसी मैदान में 3 दिवसीय सुशासन मेले प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ। इसमें सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। जिनकी उम्र 25 साल और उससे ऊपर है, उन्हें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, दंगे, ये सभी याद होंगे। जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल या उससे कम की है, वे भूल गए होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा जा रहा है या जो कहा जाता है, क्या ये कभी रहा होगा। लेकिन ये सच था। ये वही प्रदेश है जहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। जिस प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। हर पर्व और त्योहार के पहले लोगों के मन में आशंका घिर जाती थी कि पता नहीं इस बार कहां दंगाई दंगा कर देंगे। पर्व और त्योहार तो खराब होगा ही, घर और गृहस्थी न जाने किस किस की उजड़ती है। यह आशंका घर करके पूरी पर्व और त्योहार के उत्साह को ठंडा कर देती थी। बहनों और भाइयों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी और जो प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने पहचान का संकट था। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़े थे। आगरा के अंदर तो मैं समझ सकता हूं कि टीटीजेड के नाते यहां पर विकास के कार्यों के लिए हमें माननीय उच्चतम न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है। तब भी डबल इंजन की सरकार ने आगरा के विकास के लिए कदम बढ़ाए। लोकसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन की मर्यादा और आचरण का पालन करने की नसीहत दी। यह घटना तब हुई जब सदन में विपक्ष के कुछ सदस्यों ने हंगामा शुरू किया, जिसके जवाब में ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें। दरअसल लोकसभा स्पीकर की नसीहत उस संदर्भ में आई जब राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, जिसके चलते सदन में शोर शराबा बढ़ गया। ओम बिरला ने इस दौरान साफ किया कि नियमों के तहत सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। इस घटना ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव को देखा गया। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के करीब 70 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए। मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated।
और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित फैसले पर सख्त टिप्पणी की, इसे गलत और असंवेदनशील करार दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 17 मार्च के एक आदेश में कहा था कि एक नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ना, उसे एकांत में खींचने की कोशिश करना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह वाली बेंच ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला न केवल कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि इसमें संवेदनशीलता की भी भारी कमी दिखती है। कोर्ट ने नोट किया कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि 4 महीने तक विचार करने के बाद दिया गया था, जो उसकी गंभीरता को और बढ़ाता है। मामला यूपी के कासगंज का है, जहां 2021 में 2 लोग, पवन आकाश उसके साथियों ने एक 11 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। ट्रायल कोर्ट ने इसे रेप का प्रयास मानते हुए पॉक्सो के तहत कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन आरोपियों ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने इसे सिर्फ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की श्रेणी में डालकर आरोपों को हल्का कर दिया था, जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। केंद्र और यूपी सरकार के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होनी है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उस स्टोर रूम को सील कर दिया है, जहां से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के तुलगक रोड स्थित घर में आग लग गई थी और आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को स्टोर रूम में नकदी का जखीरा मिला था, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था। और इसी के तहत आज नई दिल्ली के DCP देवेश महला की अगुवाई में पुलिस टीम दोपहर करीब 2 बजे जज के आवास पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल को सील करने का फैसला इसीलिए लिया ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके और जांच में कोई बाधा न आए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी सख्त नजर रखी जा रही है। इससे पहले जस्टिस वर्मा से उनके न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फोन रिकॉर्डिंग्स को सेव करने का आदेश दिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई और इसका जरिया क्या था। इस घटना ने न्यायपालिका और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। फिलहाल मामले की जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा का 30 अप्रैल से आगाज होगा। वहीं इससे पहले चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने पर्यटन सचिव से मुलाकात की, जिससे उन्होंने तीर्थ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की व्यवस्था के बारे में बात की है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने इस बात को भी जाहिर किया है कि बिना दर्शन के वो किसी भी तीर्थयात्री को वापस जाने नहीं देंगे। इस बार चारधाम तीर्थयात्रियों में जो तीर्थ यात्रा होगी उसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा का इंतजाम किया गया है। अनादिकाल से चली रही ये यात्रा है और निश्चित रूप से इस यात्रा को लेकर जो है देश दुनिया के लोगों में खासा उत्साह रहता है। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ यात्रा कालों में किस तरह से जो है यात्रियों की संख्या में यहाँ वृद्धि हुई है। लेकिन इस यात्रा के साथ वृद्धि तो हुई है, लेकिन कुछ शासन स्तर पर कुछ इस तरह के अवरोध भी आए हैं, नए नए प्रयोग किए जाते रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हमने पर्यटन सचिव से अपनी बात को रखा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि आधार लिंक करने को लेकर थी, जिससे जिन लोगों के पास आधार नहीं है या ग्रामीण रूरल एरिया के जो लोग हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेकर हमने उन तकनीकी बिंदुओं को उनके सामने रखा। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी यात्री मानी जिसके पास आधार नहीं है या कोई भी आईडी ऐसी है कि जिससे उसकी पहचान हो सके, उसको लेकर के किन्हीं कारणों से उसका ऑनलाइन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई है। रुड़की में आज एनसीसी कैडेट्स ने ट्रैफिक पुलिस लाइन से एक जागरूकता रैली निकाली है। इस रैली के जरिए एनसीसी कैडेट्स ने छोटे छोटे बच्चों को भीख न देने को लेकर के लोगों को जागरूक किया। एनसीसी कैडेट्स समेत पुलिस ने लोगों से यह अनुरोध किया है कि वो जब भी किसी ऐसे बच्चे को देखे जो पैसा मांग रहा हो या सड़क किनारे कोई सामान बेच रहा हो तो उसकी सूचना वो पुलिस को। अभियान है उत्तराखंड पुलिस का यूनिक अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसके तहत हम उन बच्चों पे काम करते हैं जो जिनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 साल से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बेसिकली मार्च और अप्रैल महीने में चलाया जाता है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में होनी चाहिए, जिनका हक पढ़ाई है, जिनको
शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है वो छोटे मोटे कामों में जैसे भीख मांगना, जैसे छोटा मोटा सामान